हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू एको लॉ चैनल। और आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स ऑफिस के फंक्शनिंग को न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट होगा क्योंकि हमारे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है उसके आधार पे हमारे असेसमेंट प्रोसीडिंग में कौन कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व होता है। चूंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब जो हम असेसमेंट ऑर्डर में जो भी सेक्शन को यूज करते हैं, जिस भी सेक्शन से हम काम करते हैं, उसको बेसिकली मैं एक हाईलाइटेड करके बताऊंगा कि कौन कौन सा इन्वॉल्व सेक्शन है। चलिए हम शुरू करते हैं। असेसमेंट प्रोसीडिंग एज पर आईटी एक्ट 2025। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था ना कि वर्क फ्लो क्या होता है ना। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा पैन जनरेशन, रिटर्न ऑफ इनकम, फिर असेसमेंट प्रोसीडिंग, है ना। उसके बाद क्या होता था, अपील्स या एपलेट बॉडी जो होता है, अपील। ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि ये हमारे प्रोसीडिंग या फंक्शनिंग का पैटर्न है। ऑल द टाइम यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर, then only you will be able to identify the relevant sections for your examination purpose, है ना। ये जैसे पैन जनरेशन है तो उसमें क्या होता है, कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम में कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व होता है, असेसमेंट में कौन सा इन्वॉल्व होता है, और अपील में कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट। तो अब यहाँ पे इस प्रोसीडिंग के अंतर्गत ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले देखिए, जब हम पैन जनरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैन जनरेशन मतलब होता है कि नाउ दोज पीपल आर कमिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 है तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब सारे सेक्शन 2025 के अंतर्गत हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम ओल्ड सेक्शन को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो सके। देखिए, हम पहले 139 में ओल्ड सेक्शन है ना, ओए, ध्यान रखिएगा, ओल्ड एक्ट। आज के डेट में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे लिए न्यू एक्ट जो है, न्यू सेक्शन जो है न्यू एक्ट में 262 न्यू एक्ट में, एनए मतलब न्यू एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो पैन जनरेशन जो हम 139 में करते थे या रिटर्न फाइलिंग भी 139 में करते हैं, तो वो अब सेक्शन जो आया है 262, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग के लिए, अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग का पुराने एक्ट में भी 139 ही था, जिसमें कि अलग अलग प्रोविजंस क्लॉजेस के अंतर्गत था, क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 4, क्लाउज 5, है ना, बिलेटेड रिटर्न सॉरी, या रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, इन सारे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जस्ट फॉरगेट दैट फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप देखेंगे कि वहां पे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब यहाँ पे जो न्यू सेक्शन आया है वो आया है आपका रिटर्न फाइलिंग का 263। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, याद है आपको 263 पुराने एक्ट में क्या होता था, सीआईटी को पावर दिया गया है किसी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग को रिव्यू कर सकता है फिर से कि भाई वो प्रॉपरली असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए 263 हम लोग ध्यान रखते थे, लेकिन अब वही 263 विल बी यूज फॉर रिटर्न फाइलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग में पहले क्या होता था, सेक्शन 143 ओल्ड एक्ट। अब सेक्शन 143 में आप देखिएगा प्रोसेसिंग भी था, असेसमेंट ऑर्डर भी था। तो असेसमेंट प्रोसीडिंग का जो पार्ट होता है वो दो भी पार्ट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको,
प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और दूसरा असेसमेंट प्रोसीडिंग, है ना। असेसमेंट प्रोसीडिंग, असेसमेंट में दो पार्ट में समझिए कि पहला कि प्रोसेसिंग और ये असेसमेंट प्रोसीडिंग। तो जस्ट लाइक प्रोसीडिंग क्या होता है, ये प्रोसेसिंग क्या होता था कि रिटर्न ऑफ इनकम के बाद प्रोसेसिंग होता था, करेक्ट। अब प्रोसेसिंग मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, एरिथमेटिकल एरर को कंप्यूट करना, मतलब टैक्स पेयर के द्वारा, एसएससी के द्वारा, एसएससी मतलब ध्यान रखिएगा टैक्स पेयर, सो एसएससी के द्वारा जो भी रिटर्न डिक्लेयर किया गया है उस डिक्लेयर्ड इनकम पे प्रॉपरली टैक्स कैलकुलेट किया गया है या नहीं, दैट वेरिफिकेशन इज डन बाय प्रोसेसिंग, करेक्ट। तो अब यहां पे देखिएगा प्रोसेसिंग हो या असेसमेंट प्रोसीडिंग, कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा इसके लिए अब नया सेक्शन आ गया है। तो नया सेक्शन क्या है, 270 ओवरऑल 270, ध्यान रखिएगा। अब असेसमेंट प्रोसीडिंग हो या प्रोसेसिंग हो रिटर्न का, वो सेक्शन 270 के अंतर्गत आ रहा है। अब यही इसकी बात करते हैं, यहां पे इन सब को मैं ध्यान में लिख देता हूं कि 270 है। अब इस प्रोसेसिंग के लिए आया है न्यू सेक्शन 270 क्लॉज 1 और असेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए है 270 क्लॉज 10। असेसमेंट प्रोसेसिंग के लिए मतलब रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए सेक्शन 271 क्लॉज 1 एंड असेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए जो हम लोग ऑर्डर पास करते हैं ना असेसमेंट का, वो 270, जो कि पहले ये हुआ करता था ओल्ड एक्ट में हुआ करता था 143, है ना, 143(3). अब ये सेक्शन 270 क्लॉज 10 होगा, क्लियर। तो ये और ये वाला पार्ट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जिसको कि हम समझ सकें कि पोस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग में क्या क्या प्रोसीडिंग होता है, राइट। अब यहां पे देखते हैं अपील कब आता है। तो असेसमेंट के बाद का स्टेप है अपील। अपील में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कितने अथॉरिटीज हैं। तो आपको सीआईटी अपील के बारे में बताया था, सीआईटी अपील या जेसीआईटी अपील, दूसरा आईटीएटी, तीसरा हाई कोर्ट, चौथा सुप्रीम कोर्ट। पूरे डिपार्टमेंट में जो अपील होता है या एपलेट अथॉरिटीज हैं वो एक्ट के अनुसार वो 4 है, सीआईटी अपील और जेसीआईटी एक लेयर पे, उसके बाद आईटीएटी, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और ये भी लेयर जो है कैसे बढ़ता है, 1 by 1, मतलब सीरीज में, कि पहले जेसीआईटी और सीआईटी अपील के पास लोग जाएंगे, उसके बाद आईटीटी में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट हमारा फाइनल एपलेट अथॉरिटी होता है, क्लियर। तो ये सेक्शन आप याद रखिएगा कि असेसमेंट प्रोसीडिंग में क्या क्या होता है। अब यहां पे एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा, इस असेसमेंट में एक और पार्ट तो आता है रीओपनिंग, है ना, रीओपनिंग। इस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एक रीओपनिंग प्रोसीडिंग भी क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा कि रीओपन असेसमेंट या रीओपनिंग प्रोसेसिंग या नोटिस, 2 मेजर सेक्शन इन्वॉल्व हुआ करता था ओल्ड एक्ट में। पहला था अगर हम किसी केस को रीओपन करते हैं तो ओल्ड एक्ट में 148 हुआ करता था, और अगर ऑर्डर पास करते थे तो 147 का पास करते थे ओल्ड एक्ट में। मैं ओए बार बार लिखूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ओल्ड एक्ट की बात करते हैं, क्लियर। तो यहां पे अब इन सारे चीज को मैं यहां स्क्रीनशॉट लेना तो पहले ले लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा असेसमेंट का। यहां से ये चीज मैं पूरा डिलीट ही मार देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। है ना। अब असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट में क्लियर कट मैंने आपको बता दिया, असेसमेंट के पहले या असेसमेंट के प्रोसीडिंग में ही आप देखिएगा सॉरी
प्रोसेसिंग, असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं, और तीसरा इसी में जो होता है वो होता है रीओपनिंग। क्लियर? अब रीओपनिंग प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने देख लिया 270 क्लॉज 1, नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए हो गया 270 क्लॉज 10। अब रीओपनिंग की बात करते हैं। रीओपनिंग में क्या होता है? आपको पता है कि रीओपनिंग में दो चीज होगा। पहला होगा नोटिस। क्या नोटिस होगा भाई? तो हम किसी को नोटिस भेजेंगे कि भाई साहब आपका केस जो है स्क्रूटनी के लिए हम रीओपन कर रहे हैं, मतलब वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रीओपन कर रहे हैं, राइट। और दूसरा होगा कि रीओपन करने के बाद फर्दर प्रोसीडिंग होगा। किस तरह का भाई? तो नोटिस भेजेंगे, इंटीमेशन देंगे या इंक्वायरी करेंगे, फर्दर वेरिफिकेशन, फर्दर डिटेल्स, सबमिशन सब कुछ लेंगे, फिर फाइनली हम रीओपनिंग का असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। करेक्ट? तो फाइनल ऑर्डर जो पास होगा वो होगा। तो नोटिस भेजने का जो सेक्शन हुआ करता है था 148, राइट। और इसमें क्या होता था 143 रेड बेट 147, मतलब बेसिकली ध्यान रखिएगा 147 का ही ऑर्डर इसमें आता था, है ना, और 143 जो है असेसमेंट का। लेकिन अब जो आ रहा है वो सेक्शन 280 आएगा न्यू एक्ट में, है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा 279, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि इसको हम लोग 143 कहते थे, तो अब पहले क्या ऑर्डर पास होता था रीओपन वाले में? हम लोग लिखते थे 14333 रेड विथ 147, मतलब ये असेसमेंट जो है रीओपन असेसमेंट है। सिमिलरली जब हम 279 का ऑर्डर पास करेंगे तो इसमें भी बोलेंगे रेड विथ 270 क्लाउज 10। क्लियर? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीडिंग और भी होता है। अब इसको हम अब इसी चीज को असेसमेंट तो हो गया, असेसमेंट की प्रोसीडिंग में हम लोग समझ गए, और असेसमेंट ऑर्डर के बाद अपील में होता है, ये आपको पता ही है। अब अगर हम रीओपनिंग की बात करते हैं, रीओपनिंग में पुराना सेक्शन नोटिस भेजने के लिए 148 होता था, अब जो है 279 हो जाएगा। करेक्ट? सॉरी 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। वहीं ऑर्डर के लिए 147 यूज करते थे ओल्ड एक्ट में, ये ओल्ड एक्ट है। अब यहां पे 279 करेंगे न्यू एक्ट में। 279 ये ओल्ड एक्ट है, 147 की जगह पे आप 279 करेंगे। क्लियर? रीओपनिंग के लिए 148 नोटिस जो भेजते हम लोग, वो आज के डेट में या 2020 या 21 से ही ये प्रोसीडिंग हो गया है कि आप डायरेक्टली किसी को 148 का नोटिस नहीं भेज सकते हैं, है ना। 148 का नोटिस नहीं भेज सकते हैं, तो उसके लिए प्रोसीडिंग क्या शुरुआत हुआ 148A। आप लोग देख रहे होंगे जून का महीना चल रहा है और हम लोगों ने मार्च में काफी लोगों को 148A के अंतर्गत सो कॉल्ड नोटिस भेजा है कि भाई क्यों नहीं आपका केस हम रीओपन करें स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, जिसका ऑर्डर पास। तो जो 148 हुआ करता था, अब न्यू एक्ट में आप देखिएगा 281 हो गया है न्यू एक्ट में। ये ओल्ड एक्ट 148 है ना, नोटिस मतलब 280 हो गया। अब यहां पे 281 में नोटिस भेजेंगे कि भाई क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हम केस में स्क्रूटनी के लिए कर लें। क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे देखिएगा इन सारे प्रोसीडिंग में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है।
इन प्रोसीडिंग में अगर आप देखेंगे इस नोटिस को भेजने के लिए और इस नोटिस भेजने के लिए सर्टेन प्रोविजंस दिए गए हैं कि भाई कितने साल में हम कर सकते हैं और किसका अप्रूवल लेंगे, सैंक्शन अथॉरिटी एंड टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट के लिए हम लोगों का सेक्शन जो था 149 था, याद होगा आपको, है ना, 149 था। अब जिसको कि आप नए सेक्शन में देखेंगे 282 हो गया, नए सेक्शन में 282। वहीं पे अगर सैंक्शन की बात करेंगे, सैंक्शन मतलब अप्रूवल, सैंक्शन मतलब अप्रूवल, जो कि 151 में हुआ करता था, अब 284 में होगा। किसमें होगा? 284। अब यहां पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पे जब भी आप देखेंगे ना कि 149 की बात आ रही है टाइम लिमिट, तो इसके टाइम लिमिट में हम जाएंगे तो 2 ब्रांच है, 3 इयर्स का और 5 इयर्स का, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का। इसके डिटेल में हम आगे जाएंगे कि क्या प्रोविजन होता है, किस तरह से वर्क होता है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि भाई 149 जो पुराना था अब 282 में हो गया है, तो 282 के अंतर्गत क्या प्रोविजंस है, क्या टाइम लिमिट है। तो ध्यान रखिएगा कि बिलो 50 lakhs के लिए 3 इयर्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है और एबव 50 lakhs के लिए 5 इयर्स के लिए। बिलो और 50 lakhs ऊपर से के लिए ये 5 इयर्स क्लॉज आ जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 साल के अंदर किसी केस को रीओपन कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, तो आप 1 रुपया से करोड़ रुपया तक का कोई भी केस को रीओपन कर सकते हैं विद इन 3 इयर्स। लेकिन अगर 3 इयर्स के बाद का केस है, मतलब 3 इयर्स पीछे वाला केस को रीओपन करना चाहते हैं, जिसमें 4 साल हो गया पुराना, 4 साल पुराने केस को रीओपन करना चाहते हैं, तो हमें 50 lakhs का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 50 lakhs का इनकम स्केपिंग होना चाहिए, मिनिमम 50 lakhs का इनकम स्केपिंग, क्लियर कट। और इस तरह से आप यहां पे अब उसी तरह से 284 जो कि सैंक्शन के लिए कि अप्रूवल कौन देगा ये नोटिस भेजने के लिए, 148 जो कि 280 में है, तो 280 और 281 का नोटिस भेजने के लिए अप्रूवल अथॉरिटी जो है, ध्यान रखिएगा, वो 284 में है और जिसमें बोला गया है एडिशनल CIT। नाउ एडिशनल CIT हैज बीन empowered to give the sanction or approval for issuance of notice under section 280 and 281, जो कि पहले 148 या 148A हुआ करता था। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो ये असेसमेंट प्रोसीडिंग का डिफरेंट सेक्शन है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं वीडियो या ये इस तरह से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप स्टेप वाइज फ्लो जानते हैं, डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग जान रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ता है काम और कैसे सालों साल इसी प्रोसेस में चलता आ रहा है, तो आपको सेक्शन को याद रखने में इजी होगा, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपको सेक्शन याद करने में इजी होता है और समझने में भी कि डिपार्टमेंट किस तरह से फंक्शन करती है और उस वक्त उसमें से कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व हुआ करता है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग यहां नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इन सारे वीडियोस से आप लोगों को डिपार्टमेंटल एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। So thank you very much.